जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। अभी तक हम 36 अध्याय देख चुके हैं। 37वां अध्याय में आज देखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही सदस्यों की एक बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई तथा अक्टूबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियाँ एवं कार्य प्रणाली तय की गई। तो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। वर्ष 1934 में ही अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। तो 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम पृछ मैनपुरी और रामानंद मिश्र ने आदि ने किया था। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई, जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने के लिए सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। प्रश्न संख्या 1 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी? तो पटना में हुई थी। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियाँ एवं कार्य प्रणालियाँ तय की गई। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी? तो 1934 में हुई थी। पटना में 1934 में पहली बैठक हुई थी। प्रश्न संख्या 3 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। कथन गलत है, क्योंकि मई में किया गया था। समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। ये भी कथन गलत है। यहाँ पे न तो 1 सही है, ना ही 2 सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियाँ एवं कार्य प्रणालियाँ तय की गई। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू इस दल में कभी शामिल नहीं हुए। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की, तो ये गलत है। इसने सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी, तो यह भी गलत है। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की, ये भी गलत है। यहाँ तीनों गलत है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया, न कि करों के अपवंचन का।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की वकालत नहीं की, अतः स्पष्ट है कि इसका उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। प्रश्न संख्या 6 है, वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी तथा अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1934 में हुआ था। प्रश्न संख्या 7 है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 8 है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। प्रश्न संख्या 10 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बिनपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। प्रश्न संख्या 11 है, बिहार समाजवादी पार्टी वर्ष 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। प्रश्न संख्या 12 है, वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पे लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 14 है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी। प्रश्न संख्या 16 है, जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया गया था? तो अप्रैल 1946 में मनाया गया था। प्रश्न संख्या 17 है, जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था, तो अप्रैल 1946 में मनाया गया था। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश नारायण की रिहाई की मांग की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है इसमें, 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। तो ये कथन क्या है? इसमें सही ज्ञात करना है, तो कथन सही है। दूसरा है, इसको समस्त भारत में बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला, ये भी कथन सही है। यहाँ 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। मई 1936 को बम्बई में 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था, इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला
अतः प्रश्नगत दोनों कथन सही है। अगला अध्याय देख लेते हैं हम लोग, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव परिणाम जारी हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए पांच प्रांत कौन थे वे, तो मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, बरार, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में बहुमत प्राप्त किया। तो मद्रास में कितना किया था, 215 में से 159 सीटें, बिहार में 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत एवं बरार में 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत में 228 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा में 60 में से 36 सीटों पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। कांग्रेस बंबई में 175 में से 86 सीटें प्राप्त की थी। असम तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1936-37 की सर्दियों में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह तक चला था। तो उस समय कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना चला था, तो 28 माह तक चला था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे, तो कौन कौन से प्रांत थे जिसमें मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। तो कब आह्वान किया था मुक्ति दिवस मनाने का, तो 22 दिसंबर 1939 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। वर्ष 1936-37 की सर्दियों में हुए प्रांतीय विधानसभा चुनावों में यूपी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है। पीरपुर रिपोर्ट आया था 1938 में, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939, फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल ये कब आया था, तो दिसंबर 1939 में। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो निम्न में पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, मध्य प्रांत में मिला था, बिहार मद्रास में मिला था। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनावी परिणाम जारी हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास में 215 में से 159 सीटें, बिहार में 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत में बरार में 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत में 228 से 134 सीटें तथा उड़ीसा में 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बंबई 175 में से मात्र 86 सीटें प्राप्त की। असम तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित की। नोट: बंबई में कांग्रेस को लगभग बहुमत 175 में से 86 सीटें 175 में 86 सीटें मिली थी। प्रश्न संख्या 2 है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस
अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में से किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो निम्न में से बंगाल में नहीं प्राप्त हुआ था पूर्ण बहुमत। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो पाँच संख्या थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो यहाँ पे बंगाल में नहीं बना था और पंजाब में नहीं बना था। यहाँ 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो यहाँ पे स्टार मार्क क्यों कर दिया गया है? क्योंकि वर्ष 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस को बंबई और असम दोनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अगला प्रश्न है, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? तो वह बंगाल। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए। प्रश्न संख्या 8 है, 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, स्टार मार्क कर दिया गया है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनावी परिणाम जारी हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास में 215 में से 159 सीट, बिहार में 152 में से 98 सीट, संयुक्त प्रांत में 228 में से 134 सीट, मध्य प्रांत एवं बरार में 112 में से 70 सीट तथा उड़ीसा में 60 में से 36 सीटों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बंबई में 175 में से 86 सीट, असम तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो पंजाब में। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था? तो 28 माह का। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1936-37 की सर्दियों में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अपने 28 माह के शासन के उपरांत त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को 1939 के दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया था। प्रश्न संख्या 11 है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासनकाल कितने महीने तक चला था? तो 28 महीने तक चला था। प्रश्न संख्या 12 है, मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया था? तो 1939 में। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। अगला यहाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया, परंतु
फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, किंतु तत्कालीन गवर्नर द्वारा कैदियों की रिहाई की बात मान लिए जाने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा सरकार का संचालन शुरू कर दिया गया, परंतु पुनः अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे को लेकर उनकी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। प्रश्न संख्या 14 है, अपनी कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चुंगल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफी अहमद किदवई को। वर्ष 1936-37 की सर्दियों में हुए प्रांतीय विधानसभा चुनावों में यूपी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, इसका क्या करना है, इसमें क्रम बताना है। पीरपुर रिपोर्ट पहले आया, उसके बाद शरीफ रिपोर्ट, उसके बाद मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस से है, 1 2 3 क्रम से हो जाएगा। इसका डेट देख लेते हैं। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है। पीरपुर रिपोर्ट कब आया था? 1938 में। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में, एवं फजलुल हक रिपोर्ट एवं मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट कब आया था? तो दिसंबर 1939 में आया था। अगला प्रश्न है, बिहार इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल थे, किंतु जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया तो वह बिहार के पहले राज्यपाल बने। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के पद पर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक कार्य किया। अगला हम चैप्टर देखेंगे अगले अध्याय लेक्चर में, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। अगर आप पीछे के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं।